अगर पहला ऑपरेशन से बच्चा हुआ है तो, है ना, प्रीवियस सिजेरियन तो नहीं है, प्रीवियस सिजेरियन, ठीक है। ये सारी चीजें हाई रिस्क है। अगर ऐसी कोई भी पेशेंट है, अगर मान लो तुरंत डिलीवरी होने जैसी है तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी पेशेंट आ रही है जिसको आपको लग रहा है कि डिलीवरी में अभी टाइम है, तो कम से कम आपको उसको कम से कम टाइम में इमरजेंसी जितना उसको मैनेजमेंट चाहिए वो देके, है ना, आईवी फ्लूइड लगाओगे, जो भी करोगे, और उसके बाद उसको तुरंत तुरंत रेफर करोगे, उनको अपने पास नहीं रखना, ठीक है। उसके अलावा आपको डिलीवरी के दौरान किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कि मान लो पेशेंट को दर्द आ रहे हैं, लेकिन आप दर्द इतने अच्छे आ रहे हैं, उसके बाद भी बच्चा जो है वो नीचे ही नहीं आ रहा, बच्चेदानी का मुंह ही नहीं खुल रहा, ठीक है। उसके अलावा रप्चर यूट्रस मैंने जो बताया, वो चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके अलावा और क्या चीज ध्यान रखनी है, कि डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। मैम बोर्ड पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा ही नहीं बेटा, ठीक है। सुनो, ध्यान से सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट होगा मैं लिखूंगी, सुनो और नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। तो प्रसव के बाद क्या देखना है, कि ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है। पेशेंट को सेप्सिस, सेप्सिस में क्या क्या होगा, सेप्सिस के साइंस क्या क्या होंगे, उसको तेज बुखार आएगा, ठीक है, तेज बुखार आएगा, पल्स रेट उसकी 100 से ज्यादा, बहुत ज्यादा उसकी पल्स रेट हो जाएगी, ठीक है। और अगर शॉक में होगी, सेप्टिक शॉक में होगी, तो पल्स रेट तो ज्यादा है, साथ में बीपी उसका कम होने लगेगा, हो सकता है 70/40 हो जाए, 80/50 हो जाए, ठीक है। और पेशेंट की हालत जो है वो गंभीर होती जाएगी, साथ में उसका सांस जो है वो तेजी से चलेगी, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। और हो सकता है पेशेंट बेहोश हो गए, ठीक है, आप वो एकदम अनकॉन्शियस हो जाए, ठीक है, वो मरने जैसी हालत में भी हो सकती है, तो ऐसे पेशेंट को भी आप तुरंत तुरंत रेफर करोगे, ठीक है। एक एंटीबायोटिक लगाओगे, आईवी फ्लूइड लगाओगे, और तुरंत रेफर करोगे, ठीक है। अब और क्या क्या हो सकता है, इम्पोर्टेंट चीज क्या है डिलीवरी के टाइम पे, उम्र भी और इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो एक बच्ची है जो 18 साल की, 19 साल की है, ठीक है, 18-19 साल की बच्ची है, अभी तो वो छोटी है और वो पतली सुकुड़ी सी है ना, ज्यादा वो भी नहीं है, डेवलप नहीं हो पाई है अच्छे से, तो उस केस में भी उसकी हड्डी डेवलप नहीं होती है, सारी दिक्कत होती है, तो उन सब का भी आपको ध्यान रखना है। और उसके केस में लग रहा है कि कहीं भी बच्चा मान लो अटक सकता है, या बच्चे को दिक्कत आ सकती है, माँ को दिक्कत आ सकती है, तो आपको उसको रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। और किस किस चीज के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, कि मान लो बच्चा अंदर खत्म हो गया, ठीक है, पेशेंट आई, बोले कि मेरा 9वां महीना चल रहा है, लेकिन मुझे पिछले 15 दिन से बच्चा घूमना महसूस नहीं हो रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, आईयूडी, क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन डेथ, डेथ को और क्या बोलते हैं, डिमाइस, इंट्रा यूट्राइन डेथ और इंट्रा यूट्राइन डिमाइस, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, जब पेशेंट लेबर में जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, मैंने क्या बोला कि बच्चा दानी का मुंह जब 6-7, 5 से 6 अंगुल खुल जाता है, तो बच्चे के आसपास की जो थैली होती है, ठीक है, वो ऐसे फुग्गे जैसे फूली हुई होती है, तो हम उसको फोड़ देते हैं, उससे जो है वो दर्द बढ़ने लगता है। लेकिन कभी भी अगर बच्चा मर गया है, तो आपको वो थैली को फोड़ना नहीं, अपने आप नीचे आना है, क्योंकि क्या होता है कि जब थैली फूट जाती है ना, तो उसमें क्या है, बच्चा जिंदा होता है, तो बच्चे के हार्मोन और माँ के हार्मोन मिलके काम करता है, बच्चा नीचे आता है, ठीक है। लेकिन जब बच्चा मर जाता है, तो बच्चे के हार्मोन्स तो है नहीं, तो बच्चा नीचे आने में दिक्कत होती है, और डिलीवरी में और दिक्कत और परेशानी हो जाती है। और बच्चा जब पेट में शांत, अगर मान लो बहुत टाइम से बड़ा है और आपने उसकी मेम्ब्रेन जो है वो भी फोड़ दी, तो इन्फेक्शन का कारण और बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। अगर दिल की बीमारी की पेशेंट है, तो उसको दिल का दौरा पड़ सकता है डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद, ठीक है। उसके अलावा और क्या चीज हो सकता है, एक चीज होती है पल्मोनरी इडीमा। क्या होता है पल्मोनरी इडीमा, इसमें ना फेफड़ों में पानी भर जाता है। ये कॉमन कब कब है, जब
ठीक है, फेफड़ों में पानी भर जाता है, सिर्फ फेफड़े जो होते हैं वो सूज जाते हैं। अभी क्या होता है मोस्टली किसकी जगह पे कॉमन है, जब बीपी बढ़ा हुआ है। बीपी किस किस में बढ़ता है, प्री-एक्लैम्शिया, है ना, प्री-एक्लैम्शिया, एक्लैम्शिया इन सब में ज्यादा कॉमन है। दूसरा, जब आप फ्लूइड ओवरलोड कर देते हैं, ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया, पेशेंट को भर भर के ड्रिप्स चलाए जा रहे हैं, ठीक है, सिवियर अनीमिया की पेशेंट है, उसमें आप भर भर के फ्लूइड्स चलाए जा रहे हैं। नॉर्मल पेशेंट में भी भर भर के फ्लूइड चढ़ाए जा रहे हैं, तो सारा फ्लूइड जो है वो फेफड़ों में भी चला जाएगा और फेफड़े सूज जाएंगे। फेफड़े सूज जाएंगे तो फेफड़े जो है सांस लेने के लिए अपने फेफड़ों को क्या करना पड़ता है, एक्सपैंड करना, ताकत लगानी पड़ती है। वो ताकत उसमें बचेगी नहीं, उसमें पानी भर गया ना बेटा, वो कैसे आगे पीछे करेगा, सांस अंदर लेगा फिर छोड़ेगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये एक आपका इमरजेंसी हो गया, डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद भी हो सकता है, ठीक है। अगर एक्लैम्शिया है, प्री एक्लैम्शिया है, तो फिर यहाँ पे झटके आने की संभावना भी हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। और क्या क्या हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। कभी कभी क्या होता है बताते हैं, एम्बोलिज्म में क्या होता है, एम्बोलिज्म में एक, मान लो हवा है, नॉर्मली ब्लड वेसल में क्या होना चाहिए, सिर्फ खून होना चाहिए, खून के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। खून मतलब खून में अपना सारे कुछ सेल्स वेल्स सब कुछ है ना, तो इसमें सिर्फ खून है, ठीक है। अब एक ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, इसमें गलती से क्या हुआ, एक कहा था लो मत बुलबुला सा इतनी जल्दी थोड़ी हवा तू गए, का, 1 घंटा बाद बोली तू। ठीक है। अभी हवा अब के बुलबुले के कारण क्या हुआ, अब खून जो है यहाँ से जा रहा है, यहाँ जा ही नहीं पा रहा। अब इधर पे जो भी ऑर्गन होगा उसको खून ही संजय नहीं राम मिलेगा, तो अब मोस्टली क्या होता है, ये फेफड़ों में बहुत कॉमन होता है, तो फेफड़ों में उसको ब्लड ही नहीं जाएगा। अब फेफड़ों में जब ब्लड नहीं जाएगा तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है, फिर से वही होगा, उसको सांस तेज तेज चलने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, ठीक है, पसीने छूटने लगेंगे। और अपन SpO2 देखते हैं ना, SpO2 भी कम होने लगेगा। SpO2 पल्मोनरी एडीमा में भी कम होता है और एम्बोलिज्म में भी कम होता है, ठीक है। जब भी फेफड़े इन्वॉल्व होंगे तो सांस लेने में दिक्कत होगी और ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे केस में भी आपको पेशेंट को तुरंत ऑक्सीजन लगाना है और तुरंत तुरंत उसको रेफर करना है, ठीक है। ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना। चलो, इतना समझ आया। यस मैम। कुछ पूछना है, आगे बढ़े। शैन, कौन से दो रीड करने हैं बेटा? हेलो हेलो, हाँ हेलो, बोलिए बोलिए। ये सुनने में आता है मैडम, बच्चा गंदा पानी पी लिया, वो कितना समय पीता है मैडम वो? देखो, कितने समय पीता है की बात नहीं है, किसी किसी में कौन सा कंडीशन में पीता है? जब बच्चे, देखो बच्चे को कभी भी स्ट्रेस होगा तो, ठीक है, बच्चे को कब कब, देखो कभी मान लो IUGR बच्चा है, ठीक है, IUGR बच्चा है तो वो क्या करेगा स्ट्रेस में, अब देखो जब डिलीवरी का टाइम आता है ना, और बच्चे पे कोई भी स्ट्रेस आता है, इनफैक्ट नॉर्मल डिलीवरी के दर्द भी स्ट्रेसफुल है बच्चे के लिए, तो बच्चा जो है वो लेटरिन कर देता है। अब लेटरिन उसकी कहाँ जाएगी, वो तो यूट्रस के अंदर है ना, तो वो जो अंदर amniotic फ्लूइड है उसी में मिल जाती है, तो वो लेटरिन वाला पानी बन जाता है फिर, ठीक है। अब वो अगर बच्चा पी लेगा, तो पी लेगा का मतलब क्या है, वो उसकी सांस में चला गया, क्योंकि अभी देखो पहले क्या हो रहा था, बच्चा जो है वो नाक और मुंह से सांस नहीं लेता जब वो गर्भाशय के अंदर होता है, ठीक है, वो पहली सांस पैदा होने के बाद ही लेता है, ठीक है। तो लेकिन अब क्या हो रहा है, जब डिलीवरी का स्ट्रेस है, ठीक है, स्ट्रेस से क्या होता है, बच्चा लैट्रिन करेगा और वो स्टिम्युलेट होगा, ठीक है। अब वो लाइकर जो है, ठीक है, जो पानी जो है वो गंदा, अब अंदर गंदा पानी हो गया, उसमें मेकोनियम चला गया, बच्चे की पॉटी मेकोनियम होती है, ठीक है। अब डिलीवरी के दौरान क्या होता है, जब वो स्ट्रेस होता है और बच्चे का जब वो रेस्पिरेटरी रिफ्लक्स डेवलप होता है ना, तो डिलीवरी के दौरान वो एकदम हो सकता है कि वो सांस में उसके चला जाए या वो पी जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, मेकोनियम एस्पिरेशन, ठीक है।
Yes. इसके कारण क्या होता है, बच्चे को डिस्ट्रेस होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। और इसको टाइम से अगर ट्रीट नहीं किया गया तो बच्चा मर भी सकता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे को जिसका मतलब ऐसी कोई भी डिलीवरी है जिसमें आपने देखा कि अच्छा पेशेंट तो 7-8 सेंटीमीटर में आई है, लेकिन फिर जैसे ही अपने आप उसका बैग फटा या आपने उसका बैग फोड़ा मेम्ब्रेन्स का, आपने Yes. देखा कि उसमें तो हरा पानी निकला है, ठीक है। Yes. अब पेशेंट मान लो उसका तीसरा बच्चा था, हाँ, और दर्द बहुत आ रही है, तो आपको तो लग रहा है कि इससे पहले आप इसको रेफर करोगे, ये दूसरे अस्पताल जाएगी तो रास्ते में ही डिलीवर हो जाएगी, तो आप इसको डिलीवर कराओगे तुरंत तुरंत, है ना। Yes. आपने Yes. पेशेंट देखा और आओ तो 5 मिनट में वो डिलीवर हो गई। तो Yes. ऐसे पेशेंट के बच्चे को आपको तुरंत रुलाना नहीं है, ठीक है। फटाफट उसके कॉर्ड को क्लैम्प करना है, कट करना है, और बच्चे की नाक और मुंह को सक्शन ट्यूब से सक्शन करना है, क्योंकि अगर बच्चे ने सांस ली तो पक्के से ये मेकोनियम जो है वो अंदर चला ही जाएगा, ठीक है। तो सबसे Yes. पहले नाक और मुंह को फटाफट सक्शन करना है, पूरा मेकोनियम निकालना है। जब आप सक्शन ट्यूब डालोगे ना उसके नाक में या मुंह में, तो बेबी स्टिमुलेट होगा ही और खुद ही रोने लग जाएगा, ठीक है। Yes. Yes. और अगर एकदम ही बुरी हालत में है बच्चा, एकदम ही वो है, तो फिर तुरंत उसको बच्चे के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। Yes, madam. मतलब अगर मैडम जी, आपके पास हेलो। एक मिनट, मतलब आपके पास मान लो 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर में पेशेंट आई है, और आपने देखा वो बोल रही है मेरे को हरा पानी जा रहा है, ठीक है। तब आपने देखा हरा पानी जा रहा है, तो आप क्या करोगे, तब उसको रेफर ही कर दोगे, क्योंकि ऐसे में बच्चे को आईसीयू की जरूरत है। और अगर 7-8 सेंटीमीटर में भी है और बच्चा आपने डिलीवर भी कराया, तब भी आप घर वालों को यही बोलोगे कि देखो बच्चे ने पेट में लैट्रिन करके रखी थी, हो सकता है अभी बच्चा रो दिया है, ठीक लग रहा है, लेकिन उसको कभी भी दिक्कत आ सकती है, तो तुरंत उसको अस्पताल लेके जाओ, बच्चे के डॉक्टर को दिखाओ, ये जरूरी है, ठीक है। हाँ, Yes, चलो आप yes. बोलो क्या बोल रही। मैडम जी, किसी किसी बच्चे को उल्टा करके रुलाते हैं। नॉर्मली तो सबको रुलाते हैं, मैं भी रुलाती हूँ, लेकिन जिसने लैट्रिन किया हो ना, मेकोनियम वाला लाइकर हो, उसको जब तक पहले नाक और मुंह सक्शन करेंगे, ताकि जितना भी उसके नाक और मुंह में भरा होगा ना वो निकाल दें, ताकि वो अंदर तक ना जाए, ठीक है। गंदा पानी पी लेते कैसे पीते हाँ इसीलिए, अंदर में अंदर में क्या? बच्चे अंदर लेटरिन कर देते। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़े। मैम फीटल डिस्ट्रेस कब कब होगा मैम? फीटल डिस्ट्रेस, देखो या तो ये लैट्रिन वैट्रिन कर दिया बच्चे ने, ठीक है, उस केस में हो सकता है। दूसरी चीज और कब हो सकता है, बच्चे के गले के आसपास कॉर्ड लपटी हो, ठीक है, और वो डिलीवरी के दर्द आ रहे हैं तो बच्चा नीचे खिसक रहा है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, वो जो कॉर्ड है ना वो बच्चे के गले को दबा रही हो, इस कारण से फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। दूसरा क्या चीज हो सकता है कि कॉर्ड जो है वो छोटी हो, नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो 30 से 100 सेंटीमीटर के बीच की होनी चाहिए, ठीक है। अब बेटा फ्रीक्वेंटली डिस्कनेक्ट आपके लेवल पे हो रहा है, यहाँ पे बाकी सबको सुनाई दे रहा है, इंद्रपाल जी आपका नेटवर्क चेक करिए, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और अभी ब्रेस्ट फीडिंग पे जाएंगे बेटा अभी अपन चैन, ठीक है। और उसके अलावा क्या हो सकता है, छोटी सी कॉर्ड है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर से कम है, तो बच्चा अब जब नीचे खिसक रहा है तो साथ साथ में वो आवल पे और बच्चे की कॉर्ड पे भी दिक्कत दे रहा है, तो ऐसे में उसकी डिलीवरी होने में भी दिक्कत होगी, उसको दर्द आ रहे होंगे अच्छे, लेकिन वो नीचे नहीं खिसक पा रहा होगा, क्यों, क्योंकि उसकी कॉर्ड छोटी है, ठीक है। और मदर को कभी भी इंटरनली कुछ भी ब्लीडिंग है, मान लो उसको उसकी आवल नीचे थी और वो ब्लीड करने लगी, या फिर समय से पहले उसकी आवल छूट गई, प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्शो प्लेसेंटे जो है, उस केसेस में बेबी का सर्कुलेशन इफेक्ट होगा, क्योंकि माँ से ब्लीडिंग हो रही है, माँ से खून जा रहा है, तो बच्चे को खून मिलेगा कैसे, तो उस केस में फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। बच्चा मान लो 4 किलो का था, आप उसको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे रहे हो और उसकी हड्डी इतनी अच्छी है ही नहीं, ठीक है। अब बच्चा फंस रहा है, अब बच्चा जब भी फंसेगा तो बच्चा डिस्ट्रेस में जाएगा, तब भी फिर से फीटल डिस्ट्रेस होगा, ठीक है। रप्चर यूट्रस अगर होने वाला है किसी महिला को, तो उससे पहले फीटल डिस्ट्रेस डेफिनेटली होता है, ठीक है। चलो और कुछ पूछो। मैम जैसे फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन रहेगी तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी ना मैम?
नहीं, अगर अगले 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में डिलीवरी हो रही है, मतलब जब तक आप पेशेंट को ओटी शिफ्ट कराओगे उतनी देर में अगर डिलीवरी हो रही है तो कराओ, अदरवाइज आपको तुरंत सिजेरियन लेना पड़ेगा, चाहे बच्चेदानी का मुंह पूरा खुल गया हो तब भी। ठीक है, क्योंकि कई बार ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर ही एक कारण होता है बच्चे के डिस्ट्रेस का। ठीक, यस मैम, थैंक यू मैम। और कुछ? मैडम अगर गले में कॉर्ड फंस गया है फिर क्या होगा मैडम? देखो, दो तरह हो सकते हैं। एक तो कितने लूप है, 1 लूप है, 2 लूप है, 3 लूप है, कई बार 3 लूप होते हैं बच्चे के गले के आसपास। ठीक है, लेकिन तब भी वो डिलीवर हो जाता है क्योंकि वो ढीले ढीले होते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होती। मान लो एक टाइट लूप है तो वो तो बच्चे को दिक्कत करेगा ही, क्योंकि वो लूप के कारण क्या होता है, बच्चे के गले की नसें फंस। अब आप ही सोचो ना, आपके गले के आसपास किसी ने जोर से रस्सी लपेट दी, ठीक है, और आप आगे चले जा रहे हो, आपको एक एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाना है। हाँ, और आप दूसरे दरवाजे से जाओगे तो ही आप बच पाओगे, वरना आप मर जाओगे, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो वैसा ही है। तो बच्चे के अगर ढीली ढाली रस्सी है, ढीली ढाली कॉर्ड है तो आराम से निकल जाता है, लेकिन अगर टाइट है तो डिस्ट्रेस होगा और उसके कारण फिर बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में भी अगर लग रहा है कि 2 लूप 3 लूप हैं, सोनोग्राफी में भी कई बार देते हैं, ठीक है, तो फिर आप उसको ज्यादा ट्रायल नहीं दोगे, बच्चे की धड़कन खराब हो रही है, आप उसको सीजरियन के लिए लोगे। जी जी। आजकल हम हमेशा सेफ ऑब्स्टेट्रिक्स लेते हैं। सेफ ऑब्स्टेट्रिक्स में क्या होता है, हम ज्यादा रिस्क लेते हैं। अगर हमें लगता है कि माँ और बच्चे को कभी भी किसी लेवल पे भी दिक्कत आ सकती है तो उस लेवल पे हम उसको सीजरियन ले लेते हैं। ठीक है जी मैडम जी। और कुछ? चलो आगे बढ़े। चलो, बेटा ब्रेस्ट फीडिंग अभी अपन प्यूरपीरियम पढ़ेंगे ना, तो उसमें पूरा ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह सब कुछ। अब अपन वैसे भी पढ़ने ही वाले हैं। प्रसव के उपरांत आपको क्या क्या देखभाल करनी है। तो प्रसव के उपरांत वाला जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? परफ्यूरियम। हाँ, प्यूरपीरियम बोलते हैं। ये कब से लेके कब तक होता है? ये 42 दिन का रहते हैं, 42 से हफ्ता का रहते हैं। 42 डेज मतलब कि 6 हफ्ता। वीक्स। कौन दे रहा है ये जवाब? बहुत बढ़िया जवाब दिए जा रहे हैं आज। नाम बताओ। अमल मंडल। बहुत बढ़िया। चलो 2 मिनट, हाँ, पानी पी लूं। चलो, अब मुझे कोई ये बताएगा। हाँ, 6 वीक्स करेक्ट है मंगेश जी। देखो, अब मुझे ये बताओ कि क्यों इम्पोर्टेंट है प्यूरपीरियम, हमें क्या देखना है उसमें, क्यों देखना? एक मिनट ना बच्चों, एक मिनट। क्वेश्चन रिपीट करिएगा मैम। मैम इसमें यूरिन में बदलाव आते हैं ना? दो मिनट बाद मैम आ रही है क्लास में। पहली बार है क्या आपके बच्चे? नहीं मैम, 100 प्लस होते थे, आज कम है। अब मेरे क्लास में तो कोई नहीं आया 100 प्लस आज तक। चलो,
ब्यूरपीरियम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें लिखा है कि इट चेंजेस यूरिन एंड वेजाइना। बेटा यूरिन कैसे चेंज करेगी? अच्छा, यूट्रस और वेजाइना के चेंजेस। लेकिन आप इसमें देखो, इसको 3 चीजों में डिवाइड कर सकते हो। आपकी बुक में भी दिया है ये। ठीक है, इसमें इमीडिएट, ठीक है, दूसरा क्या है अर्ली, तीसरा क्या है रिमोट। ठीक है, इमीडिएट में पहले 24 घंटे है। चलो माइक बंद करो। अर्ली में 24 घंटे से लेके 7 दिन डिलीवरी के बाद के, है ना। और रिमोट का 7 दिन से लेके पूरा नहीं दिख रहा है मेरा। क्या नहीं दिख रहा बेटा? आपका स्क्रीन चेक करो, मुझे तो सब दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। जूम हो रखा होगा बेटा, या नेटवर्क इशू होगा। एक बार ऑफ करके वापस से कनेक्ट करो। दिखाई तो दे रहा है। बाकी सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, सबको दिख रहा है। नहीं मैम, पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। आपने थोड़ा ऊपर लिख दिया मैम, पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। अरे प्यूपीरियम ही तो लिखा है बेटा ऊपर, ये रहा प्यूपीरियम। दिख रहा है ना मैम, दिख रहा है पूरा। कंटिन्यू कीजिए मैडम, कंटिन्यू कीजिए, सब दिख रहा है। ठीक है, चलो आप देखो इसमें क्या है। हमें क्या क्या देखना है? हमें देखना है सबसे पहले इमीडिएट पहले 24 घंटे में किस चीज का खतरा है। सबसे पहले तो देखो, एक यूट्रस जो होता है, अगर 9 महीने का बच्चा निकला है तो कितना बड़ा यूट्रस होता है, तो वो धीरे धीरे यूट्रस का साइज जो है वो कम होने लगता है। उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम इन्वोल्यूशन। ठीक है, पूरा इन्वोल्यूशन पे मैं आगे जाऊंगी, इससे पहले लेकिन मैं कुछ और पढ़ाना चाह रही हूँ, पहले वो पढ़। ठीक है, कौन लोग माइक ऑन करके बैठे हुए यार, क्या मजे आती है। मतलब पुष्पेंद्र जी का तो रोज रोज बिना नागा उनका माइक ऑन रहता है। मैं किस दिन सच में गुस्से में ना क्लास छोड़ दूंगी। ये श्यामला कांत जी का माइक ऑन है। देखो पुष्पेंद्र जी का माइक बंद ही नहीं हो रहा है, मैं कोशिश भी कर रही हूँ। ढीठ लोग हैं यार सबके सब। पुष्पेंद्र कुमार का माइक। चलो ठीक है। अब उसके अलावा अब देखोगे आप, जब भी डिलीवरी होती है ना तो बच्चादानी इतनी ऊपर तक रहती है ना, ऊपर तक उसका पूरा पेट भरा रहता है। लेकिन डिलीवरी के बाद जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 20 से 24 हफ्ते जितना ही बचता है। मतलब आपको अम्बिलिकस जो है ना, नाभि, या तो नाभि तक फील होगा या नाभि से थोड़ा नीचे ही फील होगा। ठीक है, ये जो होता है। बड़ा अगर बच्चा है मान लो, या बहुत सारा पानी था पहले, पॉलीहाइड्रोनियस था, बड़ा बच्चा था, उस केस में हो सकता है कि नाभि से कभी कभी थोड़ा ऊपर तक महसूस हो, नहीं तो 20 से 24 हफ्ते तक का यूट्रस मिलता है डिलीवरी के तुरंत बाद। ठीक है, तो डिलीवरी के तुरंत बाद। ठीक है, और फिर वो धीरे धीरे कम होता है, और 4 हफ्ते में यूट्रस जो होता है वो पेल्विक ऑर्गन बन जाता है। पेल्विक ऑर्गन मतलब तो वापस अब नीचे की जो हड्डी है ना उसमें चला जाएगा, लेकिन बड़ा ही रहेगा, लेकिन उसमें चला जाएगा। और 6 हफ्ते में वो प्री प्रेगनेंसी स्टेट, जैसे प्रेगनेंसी से पहले था ना, वो प्री प्रेगनेंसी स्टेट में चला जाएगा। 100% नहीं जाता, लेकिन मैक्सिमम चला जाता है। ठीक है, ठीक है। अगर मान लो कि ये जो चेंजेस हैं
ये इतने नाम, मतलब 4 हफ्ते बाद भी यूट्रस ऊपर महसूस हो रहा है, ठीक है, पेट पे महसूस हो रहा है, वो पेल्विक ऑर्गन नहीं बना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब इन्वोल्यूशन। ये कब कब हो सकता है सब इन्वोल्यूशन? अगर पेशेंट ने अपना खाना पीना अच्छा नहीं रखा तो, पेशेंट को अनीमिया है तो, पेशेंट को इन्फेक्शन है तो, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो ऊपर का हटा रही हूँ। तो ये कब कब देखने को मिल सकता है सब इन्वोल्यूशन? जब पेशेंट को खान पान की कमी है ना, अनीमिया, ठीक है, और इन्फेक्शन, ठीक है, या फिर कुछ बच गया अंदर, है ना, रिटेन्ड प्रोडक्ट्स, जैसे कि प्लेसेंटा का कुछ टुकड़ा बच गया, है ना, या फिर मेम्ब्रेन बच गई, तो उस केस में सब इन्वोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, समझ गए? चल आगे बढ़ू। इतना लिख लो फिर आगे। हो जाए तो बता देना, मैं फिर डिलीट कर दूंगी। हाँ, लिख लिया मैडम? ठीक है, चल आगे बढ़ो। हाँ हेलो मैडम, हाँ, कई बार डिलीवरी के समय बच्चादानी बाहर आ जाता है, उसको कैसे करेंगे मैडम हम लोग? बताऊंगी, वो होता है इन्वर्जन, ठीक है, वो भी बताऊंगी, उसको बोलते हैं इन्वर्जन। मुझे बाद में याद दिलाना, मैं ये भी बताऊंगी, है ना, बाय चांस मैं भूल गई तो वैसे तो मैं बता, ठीक है। यस यस। चल 24 घंटे में इन्वर्जन भी बहुत कम है। दूसरी चीज अब आपको पढ़ना है, पी क्या होता है, फुल फॉर्म बताओ पीपीएस का। पोस्टमार्टम हेमरेज। तो इसका मतलब क्या है? इसके नाम में ही लिखा है पोस्टमार्टम हेमरेज का मतलब। मैडम क्या बोले? बच्चा डिलीवर होने के बाद रक्तस्राव। पोस्टमार्टम मतलब डिलीवरी के उपरांत, है ना, और हेमरेज मतलब रक्तस्राव, ठीक है। मैं हिंदी की स्पेलिंग वेलिंग गलत लिखूं तो देख लेना, मुझे इतनी हिंदी आती नहीं है, ठीक है। ये किसी ने डाउट पूछा है, बहुत सी लेडीज का पेट पूरा पहले जैसे नहीं होता। देखो, मुझे क्या होता है कि स्ट्रेच हो गया होता है ना, बच्चा जब बढ़ रहा होता है, बच्चा पूरी अपनी जो स्किन होती है वो स्ट्रेच हो जाती है, तो वो वापस ऐसा नहीं होता है। आपको उसको सही करने के लिए एक तो बेल्ट वगैरह लगानी पड़ती है, जो abdominal बाइंडर आते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तुरंत बाद एक्सरसाइज नहीं करोगे, लेकिन एक्सरसाइज जैसे ही 6 हफ्ते हो जाए डिलीवरी को, उसके बाद आपको एक्सरसाइज चालू करनी पड़ेगी, जिससे आपका पेट अंदर जाएगा, ठीक है। उस वही तरीके हैं, नहीं तो बाहर का बाहर ही है। एक अब ये एब्डोमेन के बाद क्या लिखा है? क्या बेटा? बाइंडर, BINDER, ठीक है।
ठीक है। अब पीपीएच भी जो होता है ना, इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। ठीक है। प्राइमरी क्या होता है, जो पहले 24 घंटे, डिलीवरी के पहले 24 घंटे में जो होता है। ठीक है। और सेकेंडरी जो होता है वो 24 घंटे के बाद होने वाला है। ठीक है। आफ्टर 24 आवर्स, कब तक? 6 हफ्ते तक। ठीक है। ये अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, पीपीएच पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? मुझे ना डिलीवरी कराने से डर लगता है, ना मुझे सिजेरियन करने से डर लगता है। मुझे डर लगता है क्यों लगता है? ये प्लासेंटा अंदर रह जाता है, पूरा बाहर नहीं निकलता है। नहीं, सब में ऐसे थोड़ी होता है। इसलिए क्योंकि कई बार ये इतनी ज्यादा ब्लीडिंग कर देता है कि मरीज जो है वो मर सकता है। समझ रहे हो? तो मुझे इसलिए इससे बहुत डर लगता है। इसको कभी कभी कितना भी चाहो कंट्रोल करने का, वो नहीं होता। अल्टीमेटली या तो आपको यूट्रस निकालना पड़ेगा, हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ेगी, या फिर आपकी पेशेंट मरेगी। तो उस लेवल तक ये ब्लीडिंग जा सकती है। ये किसी भी ऑब्स्टेट्रिशियन का एक बुरा सपना है, उसके लिए एक हादसा है, क्योंकि सबको सिर्फ एक ही चीज से डर लगता है, वो है पीपीएच। ना डिलीवरी कराने से, ना ऑपरेशन करने से, लेकिन इस चीज से सबको डर लगता है। ठीक है। अब इसके 4 मुख्य कारण ये पढ़ाऊंगी, उसके बाद कल कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि वो लंबा टॉपिक है। 4 मुख्य कारण कैसे याद रखोगे? 4 टी से, टी याद रखिए, टी टी टी। ट्रॉमा, टोन, टिश्यू, थ्रोम्बोफिलिया। ट्रॉमा मतलब कि डिलीवरी के दौरान बच्चादानी के रास्ते में, बच्चादानी में कहीं चाहे डिलीवरी नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, कहीं चोट पहुंच गई, कहीं ऐसा। ट्रॉमा की स्पेलिंग गलत लिखी मैंने, ट्रॉमा लिखी है। ठीक है। इतनी ब्लीडिंग हो जाए कि पेशेंट की हालत जो है वो गंभीर हो जाए। ठीक है। कहीं भी चोट लगे, बच्चादानी में, बच्चा सर्विक्स में, वेजाइना में, कहीं भी। टोन, टोन मतलब यूट्रस की सिकुड़ने की क्षमता। ठीक है। टोन में क्या देखते हैं? यूट्रस की सिकुड़ने की क्षमता। ठीक है। तो अगर यूट्रस आराम से सिकुड़ जा रही है तो वो टोन है उसकी, लेकिन वो सिकुड़ नहीं गई, वो थैले जैसी फैली हुई है। ठीक है। तो वो ब्लीड करती जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रॉमेटिक पीपीएच, जो चोट होने से हुआ है, कुछ भी ब्लीडिंग हो रही है अंदर क्योंकि कोई क्षति हुई है। टोन मतलब, तो अगर टोन नहीं है तो ए टोनिक पीपीएच। ठीक है। टिश्यू, टिश्यू मतलब अंदर कुछ तो, या तो प्लेसेंटा का कुछ बिट्स बच गया है, प्लेसेंटल टिश्यू बच गया है, या फिर कोई मेम्ब्रेन बच गई है। तो उसके कारण बच्चादानी की सिकुड़ने की क्षमता कम हो जाती है, और उसके कारण वो ब्लीड होती है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चादानी सिकुड़ेगी ना, वैसे वैसे वो ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करती है, ताकि कंप्रेस करेगी ब्लड वेसल तो ब्लीडिंग नहीं होगी। लेकिन अगर बच्चादानी सिकुड़ेगी ही नहीं तो ब्लड वेसल्स कंप्रेस होगी नहीं और वो ब्लीड करती रहेगी। और थ्रोम्बोफिलियाज में, इसमें क्या होता है कि खून जमने की क्षमता नहीं है, क्षमता कमजोर है। ठीक है। तो प्लेटलेट की कमी हो जाएगी मान लो किसी पेशेंट में, तो उसमें हो सकता है। सबको नहीं आ रही है, आप ही को नहीं आ रही है। ठीक है। हाँ, खून जमने की क्षमता अगर में उसमें दिक्कत है कि प्लेटलेट कम हो गए मान लो, या पैदाइशी उसको कोई खून न जमने की बीमारी है। ठीक है। और उसके अलावा और क्या हो सकता है? ये
पेशेंट किसी खून पतला करने की दवाइयों पे थी, तो ये सारी चीजें हो सकती। तो 4 प्रमुख कारण है अपने पीपीएच के। ठीक है, चलो इतना समझ आया। चलो, आगे का कल पढ़। मैम मैं टिश्यू क्या हुआ, प्लेसेंटा क्या होता है? टिश्यू मतलब प्लेसेंटा का। माइक बंद करो, माइक बंद करो, माइक 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 माइक। चलो मैम मैं टिश्यू क्या बता मैम? बता रही बेटा, बता रही। टिश्यू मतलब प्लेसेंटा का कुछ टुकड़ा बच गया अंदर, ठीक है, वो टिश्यू है। ठीक है, दूसरी चीज मेम्ब्रेन थोड़ी बहुत बच गई, ढंग से निकाली नहीं, तो वो टिश्यू है। ठीक है, इतना समझ गए? डिलीट कर दूं? मैम हाँ बेटा। स्टोन जो यूट्रस करने की जो क्षमता है, हाँ जब डिलीवरी हो जाती है प्लेसेंटा रिमूव के टाइम पर, जो लोअर एब्डोमेन जो मसाज करते हैं मैम, स्टोन के लिए करते हैं। हाँ, अब यूट्रस को मसाज करते हैं, लोअर एब्डोमेन को मसाज नहीं करते। मैं उसकी ना यस मैम, कैसे यूट्रस। करते हैं उसकी बताऊंगी मैं, जब अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना अपन कल, तो मैं सब जी बताऊंगी कि अपन को क्या प्रिकॉशन मैम, लेना है, क्या बोलते हैं कि फुटबॉल के आकार का हो जाता है, है, क्या कार का। फुटबॉल जैसे आकार में आ जाता है, हाँ, तो बोलते हैं। कई बार पेशेंट अपने पास आते हैं, उनको समझता नहीं है ना, शुरू शुरू में तो समझता नहीं है, तो या अपने पास भर्ती रहते हैं तो बोलते हैं मैडम मेरे को तो अंदर कुछ पत्थर पत्थर जैसा महसूस हो रहा है। तो जी उसको अपन को बताना पड़ता है कि वो उसकी बच्चादानी है, वो धीरे धीरे सिकुड़ के नीचे चली जाएगी। पहले बच्चा बड़ा था तो उसको लगता था अंदर बच्चा है, वो कहेगी अब तो बच्चा निकल गया, फिर ये क्या है, तो बताना पड़ेगा कि बच्चादानी अभी भी बड़ी है, वो धीरे धीरे सिकुड़ेगी और धीरे धीरे वापस फैली जाएगी। 5 मिनट रुक जा। ओके, थैंक यू। ओके, और कोई डाउट? मैम 500 एमएल बोल रहे हो, वो है, वो मैं बताऊंगी 500 किसमें 1000। मैम इसको पत्थर मिलते हैं ना, इतने सुंदर सुंदर, मुझे तो सुंदर सुंदर बेटी भी। चलो ये मिटा दूं। मैम लोकिया रुब्रा, लोकिया अलवा और लोकिया सिरोसा मैम एक्सप्लेन कर दीजिएगा। वो तो मैंने अभी लोग के पढ़ाया ही नहीं, वो तो मुझे पढ़ाना है। अभी तो अपन ने प्यूपीरियम चालू ही किया है ना, यस पढ़ाऊंगी। मैम। लोकिया क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जो लोकिया होते हैं वो भी पढ़ाऊंगी, चिंता मत करो। यस ठीक ओके। है, चलो और कुछ आज जितना पढ़ाया उसमें से कुछ। चलो फिर चले, टाटा बाय बाय करें। हाँ गुड नाइट मैडम। गुड नाइट, गुड नाइट। मैम गुड नाइट मैम। ये इंजेक्शन हम हमारे नहीं रख लेना, तुम लेकर रख लो, हमारे नाम लिखो, हमारा हो जाएगा।